गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपनी क्लास है बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट बॉटनी। इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ रहे थे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अलग अलग प्रकार के बीजाणु पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अलग अलग प्रकार के बीजाणु पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एकाइनिट बीजाणु। कौन सा बीजाणु? एकाइनिट बीजाणु। तो एकाइनिट बीजाणु क्या होते हैं? ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। एकाइनिट बीजाणु कहाँ बनते हैं? यानी एकाइनिट बीजाणु का निर्माण है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है तथा इनकी मोटी भित्ति कभी कभी मातृ कोशिका भित्ति द्वारा भी बनी रहती है। इनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसका निर्माण कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। किसका? एकाइनिट बीजाणु का। अच्छा, साथ में क्या है कि इनकी मोटी भित्ति, इनकी मोटी भित्ति है वो किसके द्वारा बनती है? कभी कभी मातृ कोशिका की भित्ति के द्वारा बन सकती है। कभी कभी जो मातृ कोशिका होती है की भित्ति के द्वारा बन सकती है। ठीक है, के द्वारा बन सकती है। जैसे इसका डायग्राम है, इस प्रकार से इनकी क्या होती है? मोटी भित्ति होती है। क्या होती है? मोटी भित्ति होती है। इस प्रकार से इनकी मोटी भित्ति बना लेना भाई।
ये डायग्राम बना लेना। हो गया? इसके बाद में नेक्स्ट बीजाणु आता है अपना, नेक्स्ट आती है पामेलावस्था। पामेला अवस्था। नेक्स्ट क्या आता है? पामेला अवस्था। तो पामेला अवस्था किस में पाई जाती है, कहाँ देखने को मिलती है? यानी इसका एग्जाम्पल है कि कोई जैसे तालाब है या पोखर है, तालाब या पोखर में जहाँ शैवाल कायिक वृद्धि कर रहे होते हैं, तालाब या पोखर में जहाँ शैवाल कायिक वृद्धि कर रहे होते हैं, उस स्थान पर जल समाप्त होने पर जल तालाब के किनारों से अंदर की ओर बढ़ता है। यानी तालाब या पोखर में उस स्थान जहाँ पे शैवाल कायिक वृद्धि कर रहे होते हैं, उस स्थान पर जल समाप्त होने पर जल अंदर की ओर बढ़ता है। तो जो शेष नम मिट्टी बचती है, वह जल तो अंदर की ओर बढ़ गया, अब वहाँ पे क्या बचा? जो गिल्ली मिट्टी बची, उस गिल्ली मिट्टी में जो वृद्धि कर रहे जो शैवाल हैं, जो पहले वृद्धि कर रहे थे पानी के अंदर, अब पानी तो सूख गया, अंदर की ओर खिसक गया, और वहाँ भी गिल्ली मिट्टी में जो शैवाल बचते हैं, उन शैवालों में ये पामेलावस्था देखने को मिलती है। उन शैवालों में क्या? ये पामेलावस्था देखने को मिलती है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लो पहले ये तालाब है, ये क्या है? एक तालाब है। और इसमें पानी भरा है, इसमें जल भरा है। ये तालाब का किनारा है और इसमें जल भरा है, ठीक है। अब ये जल यहां तक है, यहां तक जल है, बात समझ में आ रही है ना? यहां तक जल है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पे जल है, यहां पे जो शैवाल कायिक वृद्धि कर रहे हैं, इस किनारे पर जो शैवाल प्रेजेंट हैं और वो कायिक वृद्धि कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब इस किनारों से इसमें जल सूखता है, ये जल सूखता है, तो ये जल सूखेगा तो ये अंदर की ओर वृद्धि करेगा, भाई अंदर की ओर खिसकेगा, भाई अंदर की ओर बढ़ेगा। भाई जल जब सूखता है तो उसका जो किनारा है वो बढ़ता जाएगा। या फिर ये इधर है, या पहले यहाँ तक जल था, अब जैसे जैसे सूखेगा तो जल इधर की ओर गति करेगा, भाई जल इधर आता जाएगा, केंद्र की ओर आता जाएगा। जल क्या है? केंद्र की ओर खिसकेगा। तो तालाब का केंद्र है उधर खिसकेगा जब जल सूखेगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो नम मिट्टी शेष बचती है, नम मिट्टी, यहाँ पर जो नम मिट्टी शेष बचती है उसमें ये जो शैवाल वृद्धि कर रहे थे पहले जल के अंदर, अब जल तो अंदर की ओर खिसक गया, और जो नम मिट्टी शेष बची, इस नम मिट्टी में जो शैवाल शेष बचे हैं, इन शैवालों में ये पामेलावस्था देखी गई। इसमें ये पामेलावस्था देखी गई है। इन सेल्स में क्या होता है, इन शैवालों की सेल्स में क्या होता है, इनके जीवद्रव्य में अनेक विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? अनेक विभाजन होते हैं, जिससे अनेक संतति जीवद्रव्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं?
अनेक संतति जीवद्रव्य बन जाते हैं। इसके जीवद्रव्य में विभाजन होता है जिससे अनेक संतति जीवद्रव्य बन जाते हैं और वो जो श्लेष्मीय आवरण से घिरे रहते हैं। जो ये संतति जीवद्रव्य किससे घिरे रहते हैं? श्लेष्मीय आवरण से घिरे रहते हैं। और ये अवस्था उन शैवालों में देखने को मिली जहाँ पे पानी खत्म हो गया। पहले पानी था, उसके बाद में पानी खत्म हो गया, ये अवस्था। तो इसलिए जो शैवालों की जो अवस्था है वो पामेला जैसी होती है, इसलिए इसको पामेला अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस अवस्था को क्या बोलते हैं? पामेला अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना ऑक्सोस्पोर। नेक्स्ट कौन सा है? ऑक्सोस्पोर। यानी यह बीजाणु मातृकोशिका में निर्मित होते हैं। किसमें निर्मित होते हैं? जो बीजाणु मातृकोशिकाएं होती हैं, जो मदर सेल्स होती हैं, उनके अंदर निर्मित होते हैं तथा अलग होकर के और नए पादप का निर्माण करते हैं। ये किसमें निर्मित होते हैं? जो मदर सेल होती है, मातृकोशिका होती है, उसमें क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। मातृकोशिका में क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, ठीक है। और अलग होकर के नए पादप का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल में है बेसिलेरियोफैसी। बेसिलेरियोफैसी के सदस्य। एग्जांपल में क्या हो गया? बेसिलेरियोफैसी के सदस्य। यह हो गया आपका ऑक्सोस्पोर। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एंडोस्पोर। नेक्स्ट कौन सा आता है? एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होते हैं? यह बीजाणु अचल और मोटी भित्ति युक्त होते हैं। क्या होते हैं? अचल होते हैं और मोटी भित्ति युक्त होते हैं। क्या होते हैं? यह बीजाणु अचल होते हैं और मोटी भित्ति युक्त होते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर यह अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। किसके आने पर? अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर के नया पादप बनाते हैं, नया पादप का निर्माण करते हैं। जैसे साइनोफैसी और बेसिलियोफैसी के कुछ सदस्य। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? साइनोफैसी। और बेसिलियोफैसी के कुछ सदस्यों में भी ऐसी एंडोस्पोर पाए जाते हैं। लिख लिया? गुड। नेक्स्ट अपना आता है कार्पोस्पोर। क्या आता है? कार्पोस्पोर।
तो यह है रोडोफाइसी के, किसके? रोडोफाइसी। आपने 11 क्लास याद है ना आपके? रोडोफाइसी के कार्पोस्पोरोफाइट, रोडोफाइसी के कार्पोस्पोरोफाइट के कार्पोगोनियम की सहायक कोशिकाओं से निर्मित संरचनाएं होती हैं। रोडोफाइसी के कार्पोस्पोरोफाइट के कार्पोगोनियम की, कार्पोस्पोरोफाइट के कार्पोगोनियम की सहायक कोशिकाएं, सहायक सेल्स से निर्मित संरचनाएं होती है जो निषेचन के बाद बनते हैं। किसके बाद बनती हैं? निषेचन के बाद बनती हैं। जो किसके बाद बनती हैं? निषेचन के बाद में बनती हैं। यह अगुणित व द्विगुणित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कार्पोस्पोर अगुणित भी हो सकते हैं और द्विगुणित भी हो सकते हैं। देखिए फिर समझिए कि कार्पोस्पोर रोडोफाइसी के कार्पोस्पोरोफाइट के कार्पोगोनियम की सहायक कोशिकाओं से निर्मित संरचनाएं होती हैं जो निषेचन के बाद बनती हैं, जो निषेचन के बाद बनती हैं। यह अगुणित व द्विगुणित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कार्पोस्पोर अगुणित भी हो सकते हैं और द्विगुणित भी हो सकते हैं। अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना बहिर्बीजाणु। नेक्स्ट क्या आता है? बहिर्बीजाणु। बहिर्बीजाणु क्या होता है? कुछ सवालों में कोशिका के सिरे टूट जाते हैं। कुछ सवालों में कोशिका के सिरे टूट जाते हैं। कुछ सवालों में कोशिका के सिरे टूट जाते हैं जिससे जीवद्रव्य बाहर आकर अचल बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीवद्रव्य बाहर आकर अचल बीजाणु बनाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में यह नया पादप बना लेते हैं, जैसे केमीसाइफोन। केमीसाइफोन एग्जाम्पल में क्या आ गया? केमीसाइफोन। यानी बहिर्बीजाणु का क्या हो गया कि कुछ सवालों में कोशिकाओं के सिरे टूट जाते हैं जिससे जीवद्रव्य बाहर आकर के और अचल बीजाणु बना लेते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नया पादप बनाते हैं, जैसे केमीसाइफोन। तो आज हमने क्या क्या कौन कौन से अलैंगिक जनन में बीजाणु पढ़ लिए। कौन कौन से? एकाइनेट पढ़ लिया, पामेलावस्था पढ़ ली, उसके बाद ऑक्सोस्पोर पढ़ लिया, एंडोस्पोर पढ़ लिया, कार्पोस्पोर पढ़ लिया और बहिर्बीजाणु पढ़ लिया ना। ये आपका अलैंगिक जनन, सवालों में अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है। सवालों में अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है। भाई समझ आ गया ना कि जैसे आपने पहले चल बीजाणु पढ़े थे, अचल बीजाणु पढ़े थे, जनका बीजाणु, सुप्त बीजाणु, ठीक है, एकाइनेट है, पामेलावस्था है, ऑक्सोस्पोर है, कार्पोस्पोर है, एंडोस्पोर है, बहिर्बीजाणु है। तो ये बीजाणु पढ़ लिए। आपका जो सवाल है उनका अलैंगिक जनन है वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।